मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। देखो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा एनिमालिया, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लांटेई और थोड़ा सा एनिमालिया, और वायरस, वीरोइड्स और लाइकेन को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये जो चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। अच्छा बताओ, क्लासिफिकेशन तो हमने शुरू से ही करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे डॉन का मतलब बेटा उदय, तो जैसे सिविलाइजेशन सभ्यता का उदय हुआ, देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभ्यता के उदय के साथ साथ इंसानों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के हिसाब से क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। जो पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली साइंटिफिक नहीं था, वो जनरल नीड पर बेस्ड था, यूज पर बेस्ड था। जैसे बेसिक नीड फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग पर बेस्ड था। एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बाहर से दिख रहे, आंखों से दिख रहे कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, और प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब और ट्री में बांट दिया। जो बड़े थे हर्ब ट्रीज, जो मीडियम आकार के थे श्रब, और जो बहुत छोटे थे उनको हर्ब्स में बांट दिया। उसी तरह एनिमल को, जिनमें रेड ब्लड थे उनको एनिमा बोल दिया, और एक को इनिमा बोल दिया जिसमें रेड ब्लड नहीं थे। तो फिर से सुने, क्लासिफिकेशन कोई नया तरीका नहीं है बेटे, ये बहुत पुराना तरीका है। सभ्यता के उदय के साथ साथ इंसानों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। शुरुआती का जो दौर का क्लासिफिकेशन था वो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के आधार पर था। पहला साइंटिस्ट जिसने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासीफाई किया था वो अरिस्टोटल था। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में बांटा। आगे चल के और एनिमल्स को एनिमा और इनिमा, मतलब जिसमें रेड ब्लड है और जिसमें रेड ब्लड नहीं है, ऐसे में बांट दिया। आगे एक साइंटिस्ट कार्लस लिनस, हाँ, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, सिस्टमा नेचुरी भी जिसने लिखा, और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। इसने प्लांटेई और एनिमालिया 2 किंगडम बनाए, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स 2 किंगडम बनाए, प्लांटेई और एनिमालिया। किसने बनाए? लाइनस ने, ठीक है। अब 2 किंगडम, कुछ को प्लांट में रख दिया, कुछ को एनिमल में रख दिया। इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड था सेल वाल पर। जिस पर सेल वाल था उसको प्लांट में रख दिया, जिसमें सेल वाल नहीं था उसको एनिमल में रख के छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। इन्होंने डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, मतलब यूकैरियोट को किसके साथ रख दिया बेटा? प्रोकैरियोट के साथ रख दिया। मल्टीसेलर को यूनिसेलर को मल्टीसेलर के साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया, जैसे ग्रीन एल्गा है उसको फंजाई के साथ रख दिया, और ये सब प्लांटेई में उठा के रख दिया। इससे बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया, ठीक है। जबकि ये जो क्लासिफिकेशन था प्लांट और एनिमल का, ये आसान था और आसानी से समझा जा सकता था, मगर प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। इसीलिए हमको अच्छा होने के बावजूद, समझदार होने के बावजूद, ये अपर्याप्त था, इनएडिक्वेट था, हमारे लिए अपर्याप्त था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही ध्यान में रखा जा रहा था, मगर आगे चल के ऐसा फील हुआ लोगों को कि अदर कैरेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सेल वाल, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगला जो किंगडम बना बेटे, उसको कहते हैं विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इससे पहले 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, और उसके बाद 6 डोमेन सिस्टम आया। तो चलिए, 3rd और 4th का जिक्र नहीं है तो हम भी नहीं करते। R.H. विटेकर, डेट याद रखिएगा 1969, अमेरिकन साइंटिस्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमालिया बनाया। क्या क्या बनाया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमालिया बनाया। अब इनको बांटने का आधार क्या था इनमें? तो 5 थे। क्या क्या याद रखिएगा? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। बोलिए कौन कौन थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, और इन्होंने 5 किंगडम बनाए। जैसे यहां देखो एक चार्ट दिया हुआ है और ये चार्ट को रट लेना है। कहता है कैरेक्टर, सेल वॉल, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ही फंजाई को अलग किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, पहला मोनरा क्या है? प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है, आसान है। सेल वॉल की बात करें तो मोनरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकेन बोल सकते हो। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। फंजाई में सेल वॉल है मगर काइटिन का बना है, प्लांट में सेलुलोज का बना है और इसमें तो एब्सेंट ही है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। आ गया समझ में? अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सेलुलर है, यहाँ भी प्रोटिस्टा में भी सेलुलर, एक सेल का ही बना है। यह मल्टी सेलुलर है मगर लूज टिश्यू है फंजाई में। इसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन तक जाता है और इसमें ऑर्गन सिस्टम का भी निर्माण हो जाता है। यदि हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में पाया जाता है, मतलब फंजाई में प्रोकैरियोट में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में भी बहुत सारा कीमोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोफाइटिक नहीं तो पैरासाइटिक होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्सटाइल मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके पास है? बैक्टीरिया के पास है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? ये ऑटोट्रॉपिक है या तो फोटोसिंथेटिक है, देख रहे हो ये कीमोसिंथेटिक नहीं है। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉपिक है। तो इसके ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक है, जबकि इसके ऑटोट्रॉपिक में क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्रॉपिक भी लिखा हुआ है और कीमोसिंथेटिक भी लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक भी लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, यह सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है। सेप्रोफाइटिक है नहीं तो पैरासिटिक है। ये ऑटोट्रॉपिक है, कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, कुछ प्लांट पैरासिटिक होते हैं, और ये तो टोटल का टोटल हेट्रोट्रॉपिक है। एनिमल क्या है? टोटल का टोटल हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग मुंह से खाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसा क्या था। अच्छा, आगे चल के 3 डोमेन किंगडम बनाया गया कार्ल ऊज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। इन्होंने मोनरा किंगडम को 2 डोमेन में बांट दिया। 2 डोमेन, एक को यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, और जितने भी बाकी थे उनको यूकैरिया में रख दिया, लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक इन 3rd डोमेन। तो मोनरा को 2 भाग में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, और बाकी को सबको 3rd डोमेन में रख दिया। इस प्रकार 6 किंगडम का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो सब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांटेई में रखता था। तो मान गए कि इन सभी, और पहला जो क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल पर बेस्ड था, बेसिकली सेल वॉल पर, इन सभी में सेल वॉल था, इसीलिए एक साथ प्लांटेई में रखे गए थे। ठीक है, सेल कहता था दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ए सेल वॉल इन देयर सेल वॉल होने की वजह से इनको एक किंगडम में रखा था, मगर इनके अदर कैरेक्टर डिफरेंट थे। ठीक है, अदर कैरेक्टर डिफरेंट थे। अच्छा, इट ब्राउट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा को ब्लू ग्रीन एल्गा विथ अदर ग्रुप्स, ठीक है, जिस विथ अदर ग्रुप्स वेयर यूकैरियोट। देखिए, कहता है कि इन्होंने बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है और ब्लू ग्रीन एल्गा जो यूकैरियोट है, उन दोनों को एक साथ रख दिया, जो कि गलती था। ठीक है, उसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास को स्पाइरोगैरिया के साथ रख दिया, यह भी गलती था। ठीक है, तो कहता है क्लासिफिकेशन डिज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, जैसे फंजाई हेट्रोट्रॉपिक था, फोटोसिंथेटिक प्लांट था, ये सब में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था। अच्छा, उसी तरह इनके सेल वॉल में भी अंतर था। फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ था, जबकि ग्रीन प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ था।
तो सच कैरेक्टर्स वेयर कंसीडर्ड द फंजा, जब ये कैरेक्टर को कंसीडर किया गया तो फंजाई को अलग किंगडम बना दिया गया, फंजाई के लिए अलग किंगडम बना दिया गया। कौन सा किंगडम? फंजाई के लिए अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई। प्रोकैरियोट ग्रुप्ड इनटू अनदर किंगडम मोनरा। उसी तरह यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम प्रोटिस्टा में रख दिए। किंगडम प्रोटिस्टा ब्राउट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जबकि ये पहले कहाँ रखे हुए थे? प्लांट में। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गा विद इन प्लांट्स, प्लांट्स में रखे हुए थे। एंड पारामीसियम और एमीबा ये एनिमल में रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे? एनिमल किंगडम में। अब इन सभी को उठा के किस में रख दिए? प्रोटिस्टा में। सब यूनिसेलुलर है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इज अर्लियर क्लासिफाइड डिफरेंट ग्रुप, मतलब अब इट हैज पुट टुगेदर ग्रुप्स, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच वेयर अर्लियर क्लासिफिकेशन डिफरेंट ग्रुप, तो हम एक ग्रुप में रख दिए। दिस हैपेंड बिकॉज, अच्छा बताइए ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेज, और ऐसा चेंज फ्यूचर में भी होता रहेगा। जैसे जैसे हमको कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग विकास होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा मतलब क्लासिफिकेशन का तरीका क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, कहता है ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैड बीन मेंट टू इवॉल्व ए क्लासिकल सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स, मतलब समय के साथ ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखते, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी नहीं देखते, बट हम फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी देखते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटेई और एनिमालिया के लिए अलग चैप्टर, अगला प्लांटेई है और उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोनेरा। ध्यान से सुनिए। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया सोल मेंबर है किसका? मोनेरा का। यह दुनिया में सबसे मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यह हर जगह मौजूद है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एक मुट्ठी सॉइल में। ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रह सकते हैं जहाँ दूसरा लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशियन में रह सकते हैं, जहाँ अदर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, ये किसी इंसान या ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या उसके अंदर रह सकते हैं एज ए पैरासाइट, इन और ऑन, अंदर या बाहर रह सकते हैं एज ए पैरासाइट। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जैसे स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप्ड है तो बेसिलस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो, और स्पाइरल है तो स्पाइरिलियम। ठीक है, स्पाइरिलियम। एक बात का ध्यान रखेंगे, स्पाइरिलियम में ये 4 फोटो देखिए, ये कोकी, बेसिलस, स्पाइरिलियम और विब्रियो। स्पाइरिलियम में फ्लैजिला बनाया गया है इंड पर, दोनों साइड। ठीक है, और बेसिलस को बोला गया, बेसिलाई या बेसिलस से बोला गया है कि ये स्पोर बना के रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, 4 से। अब मेरी बात सुनिए, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है मगर इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है मगर इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब इनमें हर प्रकार के क्या होते हैं? मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए इनको बोलता है इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है मगर बिहेवियर क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैनी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे अदर ऑर्गेनिज्म की तुलना में बैक्टीरिया के पास एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बना सकते हैं। ठीक है, मैनी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मगर होते तो हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक मगर ज़्यादातर उसमें भी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। ये डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मैटर। बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया को 2 भाग में बांट दिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया एक स्पेशल होते हैं जिनमें हार्श इन्वायरमेंट में रहने की क्षमता होती है, जैसे एक्सट्रीमली सलाइन
एरिया जिसको हेलोफाइल्स बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्सी एरिया में कोई रह रहे हैं तो उसको मिथेनोजेंस, या रूमेन ऑफ द गट में भी रह रहे हैं तो मिथेनोजेंस, रूमिनेटिंग एनिमल्स के। तो मार्सी एरिया में रहने वाले को मिथेनोजेंस कहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहने वाले को एसिडोफिल्स कहते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्ट हैबिटेट में हेलोफाइल्स कहते हैं। तो वैसा बैक्टीरिया जिनके पास कुछ स्पेशल फीचर होता है और यह हार्श हैबिटेट में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। अब देखिए, आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है क्योंकि इनके सेल वाल पर कुछ स्पेशल फीचर होंगे जो इनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में मदद करेंगे। मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे रूमिनेटिंग एनिमल जैसे पागुर करने वाले जानवर जैसे काऊ बफेलो में, और रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, बायोगैस पर और कहीं बनता है क्या? हाँ, स्लज डाइजेस्टर, हाँ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जब आप बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा, या सीवेज ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो बायोगैस प्रोडक्शन में ड्यूरिंग एनिमल्स डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो बायोगैस इनके काऊ और बफेलो के रूमिनेटिंग एनिमल्स के गट में रहते हैं और ये गोबर के साथ बाहर आ जाते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये हो गया आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची मतलब ओल्ड, ठीक है, और यू मतलब ट्रू या एडवांस, ठीक है, ट्रू या एडवांस। अच्छा, दे आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनका प्रेजेंस होता है, रिजिड सेल वाल मौजूद होते हैं, और यदि ये मोटाइल हुए तो इस पर फ्लैजिलम मौजूद होगा। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए हुआ, और ये क्लोरोफिल ए होगा मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा, मतलब ये वाटर को एज ए सबस्ट्रेट तोड़ेगा, ठीक है। और ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे। आ रहा है? तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है इसमें क्लोरोफिल ए होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। अच्छा, द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस होते हैं। कॉलोनी बना के रहेंगे या फिलामेंटस। फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल सब हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, और ये फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। कॉलोनी में रहेंगे तो फिलामेंटस हो जाएंगे। अब देखिए, फ्रेश वाटर में, मैराइन में, टेरेस्ट्रियल एल्गा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एल्गा भी एल्गा हैं, एल्गा बोलते हैं मगर ये एल्गा है नहीं, बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गा मत समझिएगा कि एल्गी है, प्लांट नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। द कॉलोनी आर, अच्छा, इनके जो कॉलोनी होते हैं वो जिलेटिनियस सीट से सराउंडेड होते हैं, और ये वाटर ब्लूम बनाते हैं, मतलब वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है उसके ऊपर काई टाइप का बन जाता है, उसको ब्लूम कहते हैं, ठीक है। ऑब्टेन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। अच्छा, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं स्पेशलाइज सेल के द्वारा, और ऐसे सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसमें खासकर एनारोबिक कंडीशन होता है, और वो इसमें एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबियना, ये धान के खेत में मिलते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में आते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और उससे रिलीज, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, याद रखिएगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसी एटीपी से अपना काम करते हैं। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, या जो बोलिए, या टोटल यू बैक्टीरिया के बारे में ही कहिए, दोनों के बारे में नहीं। यू बैक्टीरिया जो हैं ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करते हैं, तो यू बैक्टीरिया रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी मदद करते हैं, खासकर NP, और S, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के रिसाइकलिंग में बहुत मदद करते हैं। तो यू बैक्टीरिया किस में मदद करता है? रिसाइकलिंग में, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया किसको तोड़ के एनर्जी प्राप्त करता है? नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया को। आइए, अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पहले भी बता दिया जाता है, मतलब फोटोसिंथेटिक से ज़्यादा हेट्रोट्रॉपिक। इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं, ये तोड़ने में मदद करते हैं, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन को, ठीक है। जैसे कर्ड से दही बना देते हैं, एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम्स प्लांट में, अच्छा, रूट्स में, ठीक है, लेग्यूमिनस राइजोबियम वाला बात है। अच्छा, मगर कुछ डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग को, क्रॉप्स को,
फार्म एनिमल्स को और उसके जानवरों को भी डैमेज करते हैं। ह्यूमन कुछ डैमेज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को, पेट्स को, क्रॉप्स को, फार्मिंग, जैसे कोलरा, टाइफाइड, टेटनस और साइट्रस कैंसर वेल नोन डिजीज बाय बैक्टीरिया। तो कोलरा, टाइफाइड, टेटनस और साइट्रस कैंकर ये डिजीज हैं जो किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया में मेनली जो डिवीजन होता है फिजन के द्वारा, एक बैक्टीरिया 2 भाग में बढ़ जाता है। मगर जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर के थ्रू, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो फिजन के थ्रू, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पोर बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्स, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी क्या करते हैं? बहुत प्रिमिटिव लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने में मिलता है, जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, ठीक है, कंजुगेशन, ठीक है, इसको कंजुगेशन बोलते हैं। आते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको आप पीपीएलओ कहते हो। क्या कहते हो? पीपीएलओ। कितना साइज था? 0.03 माइक्रोन, ठीक है, 0.03 माइक्रोमीटर। तो कहता है ऑर्गेनिज्म दैट में सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। यह स्मॉलेस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म और बिना ऑक्सीजन के, मतलब एनाएरोबिक है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं और एनिमल्स और प्लांट को क्या कर सकते हैं? पैथोजेनिक, उनमें बीमारी काउज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये होते एरोबिक है मगर ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मोनरा ख़त्म कर दिया। कल के क्लास में प्रोटिस्टा